अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो दोस्तों आज की वीडियो है जी कि अक्सर लोग वीज़ा लगा होता है, चाहे जापान हो या दूसरी कंट्रीज का भी, यूरोपियन वगैरह कंट्रीज का भी वीज़ा लगा हो, तो इमिग्रेशन में काउंटर पे जब जाते हैं एयरपोर्ट में तो कई लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो इसकी खास वजह जो होती है ये तो वही बता सकते हैं कि क्यों डिपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो सामने आती हैं या जो मेरे इल्म में है वो मैं आपसे शेयर करता हूं कि मेरा भाई आया था, भाई भतीजा और एक दोस्त उसका आया था जापान में अबू धाबी से। तो उनके साथ जो मामला हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म का झूठ नहीं है, ये जो सच है वो ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये तो मुझे मालूम है ये बिल्कुल जो हुआ, तो इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि उसमें जो सच है, हकीकत है, वही आपसे शेयर की जाए, किसी किस्म का झूठ ना बोला जाए। झूठ बोल के मुझे क्या हासिल होगा। और मेरे नजर में ये चीज भी होती है कि अल्लाह का ये फरमान भी कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं जहन में रख के तो वीडियो बनाता हूं कि झूठ बोलने का क्या फायदा जी। तो टॉपिक पे आते हैं। तो हुआ ये जी, आज से अभी है तकरीबन, आज जो है ये 18 सितंबर 2020 है। तो आज से 1.5 साल पहले मेरा भाई आया था जापान में। 1 साल और 9 महीने तकरीबन हो चुके हैं। 1 साल 8 महीने पहले वो आया था जापान में। 2 बार वो आ चुका है, लेकिन एक बार वो आया था तो अकेला आया था, और दूसरी बार जब आया तो भतीजा मेरा भी साथ में था, यानी उसका बेटा भी था साथ में। फैमिली उसकी अबू धाबी में थी, तो बीवी बच्चे वहां पर थे, लेकिन वो दोनों आए थे घूमने फिरने के लिए। उसने तो रहना तो है नहीं था, तो घूमने के लिए आए थे दोनों। तो उसके साथ एक उसका दोस्त था, वो भी आया था। अब हुआ क्या, वहां से तो वीजे उनके लग गए, जापान के टूरिस्ट वीजे 15-15 दिन के। उसने तो 8 दिन रुकना था, वापस जाना था। दोनों ने वापस जाना था। उसका दूसरे दोस्त का भी अपना बिजनेस था वहां पर। अच्छा, हुआ ये कि जब एयरपोर्ट पे आए, नरीता एयरपोर्ट पे, तो इन दोनों को तो एंट्री मिल गई, क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट कोई भी हो तो जब फैमिली नहीं है तो फैमिली वाला बंदा तो है जो है, तो वो तो फैमिली के साथ ही काउंटर पे आएगा। लेकिन बाकी जो भी है, दोस्त वगैरह हो, फ्रेंड हो, कुछ भी हो, तो वो तो अकेला बंदा ही काउंटर पे जाएगा। फैमिली वाला बंदा तो चले बीवी बच्चों के पासपोर्ट साथ लेके एक काउंटर पे सब लोग जमा हो सकते हैं। तो खैर यही हुआ कि वो दोनों को तो एंट्री मिल गई, भाई को भी और भतीजे को भी एंट्री मिल गई। लेकिन जो दोस्त था तो उसको उन्होंने रोका जैसे ही, तो वो मांगते हैं कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स, इमिग्रेशन की मर्जी होती है, वो कुछ भी पूछ लें आपसे। तो उन्होंने पूछा जी तुमने रुकना कहाँ पर है, होटल की बुकिंग वगैरह दिखाओ। तो जो उसने होटल की बुकिंग दिखाई। अब इसमें मैं एक चीज बता दूं कि जो मेरे भाई की बुकिंग वगैरह थी वो टोक्यो सिटी की थी। खैर वो पहले भी एक दफा आया था, तो उन्होंने उससे मांगी नहीं, को बुकिंग वगैरह कोई चीज नहीं मांगी और सीधी एंट्री दे दी डायरेक्ट। लेकिन वो बुकिंग साथ में लेके आया था, बुकिंग करवाई हुई थी टोक्यो होटल की, कोई भी होटल यानी टोक्यो सिटी के अंदर। और ट्रैवल स्केड्यूल जो है, शेड्यूल वगैरह जो है, वो भी टोक्यो का ही घूमने फिरने का बनाया हुआ था। तो अब जो दोस्त था उसने तो ट्रैवल शेड्यूल तो बनाया था, वो तो टोक्यो का था घूमने फिरने का। लेकिन जो उसकी होटल बुकिंग थी वो उसने किसी छोटे सिटी की बुकिंग करवाई थी होटल की, और उसने वो पेमेंट भी कर दी थी होटल की। पेमेंट की तो खैर जरूरत नहीं होती, लेकिन चले उसने कर दी थी पेमेंट, वो तो सही है, चले पेमेंट हो गई, कोई मसला नहीं था। लेकिन अब मसला था इमिग्रेशन में। वहां पर जब काउंटर पे आए तो उसने वो जब बुकिंग दिखाई, उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे, तो उन्होंने पूछा उससे कि तुम ये सिटी को कैसे जानते हो, कि ये जो सिटी है ये छोटी सी सिटी है, कि छोटा सा शहर है, और टोक्यो से ये तकरीबन 1.5-2 घंटे लगेंगे ट्रेन में आने जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो तुमने जो है वहां पर शायद स्लिप होना हो, रहना हो, वापसी जाना नहीं हो। तो उसने तो बहुत बोला जी मैंने अपना, मेरा बिजनेस है, वापस जाना है। लेकिन बस उन्होंने जब देखी उसकी बुकिंग वगैरह, तो उन्होंने उसको रोक लिया और साथ में उसको लेके चले गए अलहदा से रूम में, वहां पर मजीद इंक्वायरी वगैरह करने के लिए। तो जिस बंदे को अलहदा से ले जाएं तो उसके फिर समझिए कि 50-50 ही चांस होते हैं, 70% चांस यही होते हैं। 70-30 का समझे रेशो लगा लें आपके। जो 70% है वो चांस होते हैं कि उसको एंट्री नहीं मिलेगी, और 30% चांस होता है कि शायद एंट्री मिली जाए अगर वो इमिग्रेशन वाले सेटिस्फाई हो गए तो उसके साथ भी यही हुआ कि उसको वो ले गए एक अलहदा कमरे में, वहां पर मजीद इंक्वायरी वगैरह बातचीत पूछने के लिए, मालूमात के लिए।
तो अब मेरा भाई जो है वो भी पीछे देख रहा है कि यार वो दोस्त आया नहीं अभी तक। तो जो भतीजा था उसने देखा तो उसने बताया कि पापा वो एक आंटी उसको लेके जा रही थी। तो बस वो समझ गया कि अब वो गया है तो देखते हैं क्या बनता है। तो खैर वहां पर ये 1 घंटा आधा घंटा इन्होंने 1 घंटे तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा उसका वेट किया। तो वहां पर वो आया नहीं कोई भी। तो फिर ये यहाँ पर आ गए मेरे पास, यानी कि बाहर आ गए और आगे से फिर हमारे पास आ गए। अच्छा, तो अब उसके दोस्त का क्या सूरत बनी, फिर वहां से उन्होंने उसको एंट्री दी नहीं। उससे उन्होंने मजीद मालूमात ली, पूछी, सवाल जवाब किए, तुमने जाना कहाँ पर है और तुमने यही सिटी की क्यों होटल बुकिंग की है, तुम ये सिटी को जानते कैसे हो, तुम्हारा लाजिम वहां पर कोई बंदा है कि जो सिटी तुमने चूज की है वहां पर ना तो कोई घूमने फिरने वाली प्लेस है, यानी कि मशहूर जगह जो होती हैं उनमें से कोई भी ऐसी कोई पार्क वगैरह, कोई जू वगैरह, कोई म्यूजियम, कोई ऐसी खास चीजें तो है नहीं। तो अगर तुम टोक्यो का बाकी तुम्हारा स्केड्यूल है कि तुम हर रोज टोक्यो ये एक दिन में फलां जाओगे, एक दिन में फलां जगह पे जाओगे, तो वहां से आने जाने में ही 1.5 से 2 घंटा ट्रेन में लगेगा आने को, और फिर वापसी जाने को भी यही टाइम लगेगा। तो बात समझ में नहीं आ रही। तो आप भी समझ सकते हैं, कोई भी बंदा कि ये बात समझ में आती नहीं है कि 2 घंटे एक बंदा ट्रैवल करके जाएगा घूमने फिरने के लिए, फिर 2 घंटे वो ट्रैवल करके वापस अपने होटल में आएगा, 4 घंटे उसके इसी में लगेंगे। तो ये जो किसी भी कंट्री में आप जाएं तो ये पूरा हिसाब वो लगाते हैं। 4 घंटे बंदा वेस्ट कर रहा है घूमने फिरने के लिए, खाली जाने के लिए, और फिर वहां पर जाके ये घूमे फिरेगा क्या, 2 घंटे तो ये जाने में थक जाएगा बैठ बैठ के, फिर वहां पर ये थोड़ा सा घूमेगा घंटा 2 घंटा, और फिर वहां से 2 घंटे के लिए वापसी आएगा। तो ये इसका जो प्लान है ये घूमने फिरने का नहीं है, कोई और ही सिस्टम है। तो खैर फिर उन्होंने यही करा के सब कुछ करके पेपर से साइन वगैरह करवा के तो उन्होंने उसको वापस कर दिया कि हम सेटिस्फाई नहीं है, तुम्हारा लाजिम यहाँ पर कोई बंदा होगा तो तुमने वहां पर यहाँ रुकना है, वापसी जाना नहीं है। तो ज्यादातर केसेस क्योंकि यही होते हैं, हम लोगों के पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बंगाली हो, के घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट वीजा, सीधी सी बात है कि वीजा टूरिस्ट ही मिलेगा तो बंदा वहां पर जाकर रुक जाता है, वापसी जाता नहीं है। तो ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि ये बंदा रुकेगा और वापस नहीं जाएगा और यहाँ पर या किसी भी कंट्री में रेफ्यूजी वगैरह सियासी पनाह डाल देगा और बस ये स्लिप हो जाएगा। तो ये हुआ। अब अगर मजीद उनको कोई शक वगैरह हो तो करेंसी वगैरह भी आपकी देखते हैं, आपके पास पैसे कितने हैं। तो ये 2 चीजें, यानी कि इसमें आपको मैं यही चीज सजेस्ट करूंगा, आपको मशवरा दूंगा कि कोई भी बंदा चाहे जापान आ रहे हो घूमने फिरने के लिए टूरिस्ट वीजा पे, या किसी भी कंट्री में जा रहे हो, तो जब भी होटल बुकिंग करें वो आपने मेन सिटी की करनी है। जैसे अगर कोई बंदा जापान आ रहा है घूमने फिरने के लिए, चाहे उसने किसी दोस्त के पास ही रुकना हो या कुछ भी हो, लेकिन जो बुकिंग वगैरह है वो मेन सिटी की होनी चाहिए, और स्केड्यूल जो है वो भी मेन सिटी का, चाहे ओसाका का हो, ओसाका में भी काफी सारी जगह हैं घूमने फिरने के लिए, और टोक्यो है, टोक्यो में भी काफी ज्यादा जगह हैं घूमने फिरने के लिए, डिज्नीलैंड वगैरह है, यानी कि बहुत ही ज्यादा जगह हैं, और वो भी अब पूरा स्केड्यूल बनाना है। इसी तरह किसी और कंट्री में अगर जाएं, यूरोप वगैरह में, तो वहां पर भी मेन सिटी जो होती है उसी का स्केड्यूल बनाना है। तो अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पे पाकिस्तान जाए और किसी छोटे से सिटी का वो स्केड्यूल बना ले पूरा घूमने फिरने का, चाहे स्केड्यूल उसका बड़े सिटी का ही हो, लेकिन वो होटल वगैरह वहां में छोटी सिटी में कर ले, तो हर बंदा सोचता है भाई वहां पर तो कुछ चीजें है ही नहीं है, तुम वहां से 2 घंटे बस में या किसी चीज में ट्रेवल करके बड़ी सिटी में जाओगे घूमने फिरने के लिए, तो कोई बात समझ में आ नहीं रही। तो यही चीजें होती हैं। तो दूसरे नंबर पे एक चीज होती है कि करेंसी आपके पास कितनी है। तो जब भी किसी जगह पे जाएं तो कम से कम अपने पास 7-8 हजार या 9 हजार डॉलर अपने साथ रखें, ये भी जरूरी है, चाहे जापान हो चाहे किसी भी कंट्री में। क्योंकि जब जापान का मैं बात करूं तो जापान, क्योंकि हर चीज यहाँ पर महंगी है, रिहाइश भी महंगी है, खाना पीना भी महंगा है, और घूमना फिरना सब कुछ महंगा है, कोई भी चीज यहाँ पर सस्ती नहीं है। तो इस हिसाब से भी आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर बंदा सोचे जी पाकिस्तान का 2-3 लाख, तो 2-3 लाख रुपया कुछ भी नहीं है भाई पाकिस्तान के हिसाब से, कि आप घूमने के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट वीजे पे जा रहे हैं, तो आपके पास कम से कम भी जापान की करेंसी के हिसाब से 7-8 लाख रुपया होना चाहिए, 7-8 लाख यानी होना चाहिए। और सिंपली आप देख लें, डॉलर का आप ले लें, डॉलर ले लें, और डॉलर ले लें आप 8,000-9,000 डॉलर ले लें, 10,000 ना करें। वैसे नॉर्मली 10,000 की इजाजत होती है,
पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के लिए आप 10,000 तक अपने साथ ले सकते हैं। लेकिन आप 10,000 से कम ही लें, 8,000 ले लें, 8,500 ले लें, और कोशिश करें कि जो भी नोट लें वो 100-100 के या 50-50 के नोट हों, क्योंकि 100-100 के नोट होंगे तो वो ज्यादा पैकेट बड़ा बनेगा नहीं आपका। और छोटे नोट होंगे जैसे 1, 2, 5 वाले, तो वो फिर ज्यादा करेंसी नोट बन जाते हैं। तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप डॉलर अपने साथ रखें या फिर यूरो रखें अपने साथ। वो आपने हिसाब लगाना है कि कितने पैसे होने चाहिए करेंसी के, यानी कि कम से कम भी जापान के 7 लाख 8 लाख आपके पास होने चाहिए। अगर वो एयरपोर्ट पे चेकिंग करें तो आप वो करेंसी निकाल के दिखाएंगे तो वो उसी टाइम उसको गूगल पे ट्रांसलेट करेंगे, कन्वर्ट करके देखेंगे कि ये डॉलर है या यूरो है या जो भी करेंसी है, ये जापान के हिसाब से कितने पैसे बनते हैं। और अगर वो ज्यादा पैसे बनेंगे तो आपको आराम से एंट्री यानी मिल सकती है, और अगर पैसे कम होंगे तो इसकी वजह से भी एंट्री नहीं मिलती। चाहे आपकी होटल बुकिंग वगैरह सिटी की हो, सब कुछ सिटी का हो, चाहे आपने पैसे भी पे किए हो, लेकिन अगर पैसे कम हैं तो भी एंट्री नहीं मिलती। ये 2 मेन वजह होती हैं। बाकी कोई और वजह भी हो तो वो उनकी मर्जी है। वैसे तो इमिग्रेशन की मर्जी होती है वो एंट्री दें या ना दें, लेकिन जो सामने चीजें आती हैं एक अंदाजा बंदे को होता है। तो भाई ये 2 चीजें तो मेरे सामने आई थी। एक दोस्त को भी एंट्री नहीं मिली थी, लेकिन उसके पास पैसे भी कम थे तो उसको एंट्री नहीं मिली थी। और एक दूसरा ये मेरे भाई के साथ जो दोस्त आया था तो उसका ये बुकिंग की वजह से मसला बन गया था और उसके बाद उन्होंने एंट्री दी ही नहीं, फिर वो वापस चला गया। तो अब देखें इसमें शॉर्टकट में 2 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि एक होटल की बुकिंग जो है वो मेन सिटी की होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे पैसे आपके पास होने चाहिए ज्यादा, 8, 10, 7 लाख या 8 लाख से आसपास ही रकम होनी चाहिए जापान के हिसाब से। क्योंकि 10 लाख तक जाएंगे तो डॉलर का हिसाब से बात करेंगे 10,000 डॉलर तक होगा, ये तो गुंजाइश होती है, लेकिन इससे पैसे कम ही होने चाहिए ताकि किसी किस्म की एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम ना आए करेंसी के हिसाब से भी। तो 7,000 डॉलर ले लें, 8,000 डॉलर ले लें तो ये सबसे बेहतरीन है, या फिर यूरो ले लें इसी हिसाब से, लेकिन 7-8 लाख होने चाहिए जापान के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई होगी कि एक पैसे के बारे में और दूसरे नंबर पे होटल बुकिंग के बारे में, और स्केड्यूल जो है ये चीजें होनी चाहिए, मेन सिटी का होना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और कोई चीज पूछनी चाहें तो कमेंट्स में पूछें, जितना मुझे मालूम होगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।